Hello students, welcome to the new video of Science Zone. In this video, we are going to start third chapter of NCERT textbook, Pairs of Linear Equation in Two Variables. This chapter has 6 main exercises and 1 optional exercise. In this chapter, we will learn what are pair of linear equations in two variables, graphical methods of their solution, consistency or inconsistency of system of equations, algebraical conditions for the number of solutions, solution of a pair of linear equation in two variable algebraically by substitution, by elimination and by cross multiplication method, simple situational problems and simple problems on equations reducible to linear equations. In today's video, we are going to cover the topics on your screen. Pairs of linear equation in two variable and their solutions. लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, हम उनके पेयर्स को क्यों स्टडी करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है. सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम 4 मेथड्स को आज गो थ्रू करेंगे. ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीनों को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक मेथड्स में टाइप्स आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन देख चुके हैं. अब उसी को हमें यूज़ करते हुए आगे इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो सीखना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. An equation which can be put in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both zeros, that is a square plus b square is not equal to 0, is called linear equation in two variable. Linear equation क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो. अगर एक वेरिएबल है तो हम बोलते हैं 1 वेरिएबल इक्वेशन. अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन. ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a और b, x और y के कोफिशिएंट साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते. ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. A solution of a linear equation is a pair of values, one for x and other for y, which makes two sides of the equation equal. Each solution x comma y of a linear equation in two variable ax plus by plus c equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको आप इक्वेशन में रखो तो LHS और RHS हमारे इक्वल हो जाए, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. अब अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, तो उसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, तो x और y दोनों की हमें एक एक वैल्यू चाहिए होगी जिसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो LHS और RHS हमारा इक्वल हो जाए. तो इसलिए इसका जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है वो पेयर ऑफ वैल्यूज होता है, x एंड y की वैल्यूज का पेयर होता है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ हम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी बना चुके हैं. वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो बनता है उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स फॉल करते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जितने भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे वो उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे उसकी लाइन के ऊपर फॉल करेंगे. ठीक है, अब अगर हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें कैसे मिलेगी? हम एक एग्जांपल लेते हैं. पहले हम एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का. लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हम ले लेते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 5. इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल. इसको सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी. x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी 1. अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की. x प्लस y इज इक्वल टू 5. अब आप कोशिश करिए x की या y की किसी की वैल्यू निकालने की. हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 माइनस y. हमें x की कोई वैल्यू मिली? नहीं मिली. x की वैल्यू हमें मिली 5 माइनस y, बट उसमें y तो ऑलरेडी अननोन ही है, तो हमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिली. हमें डायरेक्ट वैल्यू, अब हम y की वैल्यू एज्यूम करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन x और y की दोनों की वैल्यू हमें एक साथ नहीं मिल पा रही है. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन से काम
नहीं चलेगा हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी। इसलिए हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। It turns out that in order to solve a linear equation in two variable, we will need another equation. In other words, to solve linear equation two variable x and y, we need two equation. जब भी हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें दो इक्वेशन या दो से ज़्यादा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम एक से ज़्यादा इक्वेशन को एक साथ लेके सॉल्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इन आर केस हमें दो वेरिएबल पढ़ना है, इसलिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमें पता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम पेयर की बात करते हैं तो उसमें हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब रियल नंबर्स हैं। a1 a2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, b1 b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड c1 c2 आर दी कॉन्स्टेंट्स। एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, लीनियर इक्वेशन में a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, तो पेयर में a1 b1 और a2 b2 ये साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब केवल इतना है कि a1 एंड b1 कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। सम एग्जांपल्स हम देख लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 2, b1 3 एंड c1 -7। हमें साइन को कंसीडर करना पड़ेगा अगर नेगेटिव साइन है तो, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म में सारे पॉजिटिव साइंस होते हैं, नेगेटिव साइंस नहीं होते, ठीक है। एंड b1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 9, b2 -2, c2 8। नेक्स्ट हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पेयर देखते हैं। 5x इज इक्वल टू y एंड -7x प्लस 2y प्लस 3। 5x इक्वल्स टू y, दो वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू नॉट 1, -1। इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो दिस विल बी 5x माइनस y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें a1 मिल जाएगा 5, b1 -1 एंड c1 0। a2 will be -7, b2 will be 2 and c2 will be 3. Next equation, x plus y is equal to 7 and 17 equals to y. 17 equals to y, इसमें तो दो वेरिएबल दिख ही नहीं रहे, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हुई, डेफिनेटली हुई। हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की क्या डेफिनेशन सीखी थी, ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y के कोफिशिएंट यानी a और b कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते। एक तो 0 होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0x प्लस y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो yes, it is a linear equation in two. Let's move on to our next topic, how to find solution of linear equations in two variables. As we have already discussed at the beginning of the video that there are two methods to find the solution of pair of linear equation in two variable. One, graphical method. Two, algebraical method. We will begin with graphical method. 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर आता था, जिसमें ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। किसी भी एक इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं वो हमें सिखाया गया था। अब हम देखेंगे कि अगर पेयर ऑफ इक्वेशन है तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना आपको आता है और उसी के हिसाब से मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूँगी। मैं केवल एक बार ब्रीफ अप करूँगी कि किस तरह से हम एक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। अगर आपको ग्राफ बनाने के टॉपिक में डिफ़िकल्टी है, आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एंड देन वी विल डिस्कस इट। Let's start with how to find solution of pair of linear equation using graphical method. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ले लेंगे। जो दो इक्वेशन दी हैं उनमें से एक इक्वेशन को हम स्टार्ट करेंगे काम करना उस पर। उसमें से हम वन वेरिएबल को आइसोलेट कर लेंगे। आप x को भी आइसोलेट कर सकते हो, आप y को भी आइसोलेट कर सकते हो, आप किसी भी एक वेरिएबल को आइसोलेट करो।
उससे हमें क्या मिलेगा, अदर वेरिएबल के फॉर्म में उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x = 3y - 9/6। अब यहाँ पे आप देखिए कॉमन निकलता है 3। हमेशा ये चीज़ आप ट्राई कीजिएगा कि अगर कहीं भी किसी भी इक्वेशन में कुछ भी कॉमन निकल रहा है तो उसे कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो x का वैल्यू क्या आ गया, y - 3/2। अब हम क्या करते थे, हम y की वैल्यू को एज्यूम कर सकते थे। लास्ट ईयर हमने सीखा था y की वैल्यू एज्यूम करते थे, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करते थे। तो हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 5। तो y की जगह पे 5 रख दीजिए, -3 डिवाइड बाय 2। 5 - 3 2, 2 डिवाइड बाय 2 1। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। इस तरह से हम y की वैल्यू एज्यूम करते जाएंगे, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का। हमें कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने चाहिए फॉर ड्राइंग अ लाइन? 2 और फाइंड करोगे लाइन बन जाएगी। बट आई कंसिडर, वी नो दैट अ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। दैट मीन्स अगर हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे तो भी हम ग्राफ के लिए लाइन बना सकते हैं। बट आई सजेस्ट टू फाइंड एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स में क्या होगा कि हमें एक्यूरेसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने ये भी सीखा था, देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे एक यूनिक लाइन ही पास होगी। तो फॉर एक्यूरेसी मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड कीजिए और फिर उसके बाद आप अपना ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो जिस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाया, इन द सेम वे हम सेकंड इक्वेशन का भी टेबल बनाएंगे। x को आइसोलेट करेंगे, y के फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा और फिर उसके बाद हम उसमें y की वैल्यू एज्यूम करके सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस तरह से हमें दोनों इक्वेशन के 3-3 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टेबल के जो 3 कोऑर्डिनेट्स हमें मिले उनको प्लॉट करेंगे, 1,5, 2,7, -4, -5। उनको जब हमने प्लॉट किया तो ये रेड कलर की जो लाइन है वो हमको मिली। फिर सेकेंड टेबल के जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको प्लॉट किया तो ये ग्रीन लाइन हमको मिली। जब भी हम लाइन बनाएंगे तो हर एक लाइन के साइड में ब्रैकेट में हम उसकी इक्वेशन लिख देंगे ताकि हमको पता चले कि ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन की है। ठीक है, तो हर एक लाइन के बाजू में उसके ब्रैकेट में एक उसकी इक्वेशन लिखी होनी चाहिए। अब जब भी हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो लाइंस, कोई भी 2 लाइंस के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। अगर आपके पास एक लाइन है और अब मैं आपको बोलूँ कि ड्रॉ अनदर लाइन, तो अनदर लाइन कैसी हो सकती है, इसको इंटरसेक्ट करे ऐसी हो सकती है, इसके पैरेलल हो सकती है, या फिर इसके कोइंसाइडिंग भी हो सकती है कि दे विल लाई ऑन द सेम लाइन, दोनों लाइंस एक ही जगह पे लाई करें। ये 3 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, अभी इस केस में हमको ऐसा इक्वेशन मिला है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिल गया इक्वेशन का, पेयर ऑफ इक्वेशन का, -2, -1। ओके, अब अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं होती, पैरेलल लाइन होती हैं या कोइंसाइडिंग लाइन्स होती हैं, तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे? लेट्स सी दैट। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हम ऑलरेडी देख लिया हमने ये टॉपिक। इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट देन देयर इज वन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उस सिस्टम का, उस पेयर ऑफ इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है। और वो सॉल्यूशन क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सेकंड केस, इफ यू गॉट पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स यानी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो क्या ऐसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो सकता है? क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो x और y की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को सेटिस्फाई करे? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था अगर सॉल्यूशन है कोई भी x और y की वैल्यू जो कि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वो उसकी लाइन के ऊपर फॉल करेगा ऑन द ग्राफ, है ना। लेकिन अगर दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे मान लेती हूँ कि a, b एक पॉइंट है जो ऊपर वाली लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है, तो क्या a, b नीचे वाली लाइन पे फॉल करेगा? कभी नहीं करेगा, बिकॉज दे आर पैरेलल और हर एक पॉइंट जो है वो यूनिक होता है। ठीक है, अगर हमें पैरेलल लाइंस मिली तो हम बोल देंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दैट सिस्टम। और इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उन्हें हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। अगर हमें सेम लाइंस मिलती हैं या कोइंसाइडिंग लाइंस मिलती हैं तो क्या होगा? तो फर्स्ट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सेकंड लाइन पे भी लाई करेंगे, यानी फर्स्ट लाइन के जितने सॉल्यूशन होंगे उतने ही सेकंड के होंगे।
एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर हमें कोइंसाइडिंग लाइंस मिलती हैं तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि भाई इस टाइप के सिस्टम के कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें किस तरह से ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं? हम सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लेंगे, उन दोनों इक्वेशन के टेबल्स बनाएंगे, सॉल्यूशंस निकाल के 3-3, फिर दोनों टेबल्स की हेल्प से हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। लाइंस कैन बी आइदर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइडिंग। इंटरसेक्टिंग होंगी तो हम बोल देंगे दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होंगी तो दे हैव नो सॉल्यूशन, एंड इफ दे आर coinciding, they are lying on the same line, then they will have infinitely many solutions. Now the next topic is types of pair of linear equation. On the basis of graph जो हमने अभी बनाए थे, हमने 3 तरह के टाइप्स हमने देखे। फर्स्ट देखा ऐसी इक्वेशंस जो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस दें, दूसरा हमने देखा ऐसी इक्वेशंस जो हमें पैरेलल लाइन दें, और तीसरा हमने देखा ऐसी इक्वेशंस जो हमें कोइंसाइडिंग लाइंस दें। इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलता है। पैरेलल लाइंस में देयर आर नो सॉल्यूशंस, एंड इफ वी हैव कोइंसाइडिंग लाइंस देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन इक्वेशंस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेकंड होता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको पैरेलल लाइंस मिल रही हैं तो आपका सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? आपका पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच हैज अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट एज इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट common solution, such pair is called dependent pair of linear equation in 2 variable. Note that dependent pair of linear equation is always consistent. अगर आपको ऐसी लाइंस मिल रही हैं जिसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, यानी कैसी लाइंस हैं? कोइंसाइडिंग लाइंस हैं, और उसके कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो उसके लिए हमने नाम दिया है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और कोई भी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास है तो उसे भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। यानी कि अगर आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिले या यूनिक सॉल्यूशन मिले, देन योर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इफ यू आर हैविंग अ नो सॉल्यूशन देन योर पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हम उनका ग्राफ बना के ये चीज़ फाइंड करना बहुत टीडियस हो जाता है। हम डायरेक्टली बाय लुकिंग एट देयर कोफिशिएंट और कंपेयरिंग देयर रेशियोज हम पता लगा सकते हैं कि वेदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसको भी हम पता लगा सकते हैं जस्ट बाय कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ देयर कोफिशिएंट। इस टेबल में हमने ब्रीफिंग किया हुआ है, तो एक बार हम इस टेबल को गो थ्रू कर लेते हैं। अगर कभी भी हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन मिलती है जिसमें a1 a2 b1 b2 यानी x के कोफिशिएंट्स की रेशियो और y के कोफिशिएंट्स की रेशियो वो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें हमेशा ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी यानी कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन होगा, और उस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट तीनों की रेशियोज इक्वल आती हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो हमें क्या मिलेंगी? कोइंसाइडिंग लाइंस, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस आर आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बट अगर हमें x और y के कोफिशिएंट्स की रेशियो इक्वल मिलती है बट कांस्टेंट की रेशियो उसके इक्वल नहीं होती है, तो हमारा ग्राफ विल बी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड वी विल हैव नो सॉल्यूशन, एंड सच पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ बना के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं हमने सीखा, किस किस तरह के हमें ग्राफ मिल सकते हैं, हर एक ग्राफ का क्या इंटरप्रिटेशन होता है वो हमने सीखा। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से ही हमें समझ में आता है हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ रखनी है और फिर हमें सॉल्व करना है। इस मेथड में हम क्या करते हैं?
We try to find the value of one variable from one equation and substitute its values in the other equation. Once the substitution is made, the second equation become one variable equation. हम क्या करेंगे, हमें दो इक्वेशंस दे रखी होंगी. फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की या y की, आपकी मर्जी, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे हम ग्राफिकल मेथड में भी करते थे. ग्राफिकल मेथड में हम करते थे ना, x को आइसोलेट कर देते थे और उस y के फॉर्म में RHS पूरा हमारे पास आ जाता था. इन द सेम वे हमें इसमें भी यही करना है. फर्स्ट इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को आप आइसोलेट कर लो, आइदर x और y, इट्स योर चॉइस. फिर उसके बाद जो x और y की जो वैल्यू मिली उसको सेकेंड इक्वेशन में हमें पुट कर देना है इन द प्लेस ऑफ x और y, जिसकी भी आपने वैल्यू निकाली उसकी जगह पे. और फिर हमारी इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन होगी उसमें से एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगी. वन वेरिएबल को तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करके आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, वापस आप सब्स्टिट्यूट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, 6x minus 3y equals to -9, 2x plus 2y equals to -6. हम अगर देखें इन इक्वेशंस को तो दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से 3 कॉमन आता है, सेकंड इक्वेशन में से 2 कॉमन आता है, यानी ये इक्वेशन रिड्यूसिबल है. तो पहले हम इनको रिड्यूस कर देते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x minus y is equal to -3. और जब सेकंड इक्वेशन में से 2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x plus y is equal to -3. ये रिड्यूस फॉर्म हो गई. अब फर्स्ट इक्वेशन में से मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल को आइसोलेट कर लेती हूँ. तो मुझे y आइसोलेट करना ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, तो मैं y आइसोलेट कर लेती हूँ. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y is equal to 2x plus 3. इसको मैं बोल देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन का जो रिड्यूस फॉर्म है उसको मैं बोल देती हूँ सेकेंड इक्वेशन. अब हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ y जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिली उसको सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पुट 1 in 2. 1 की जो वैल्यू है उसको 2 में रख देते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, x तो एज इट इज रहेगा, y को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ 2x plus 3 equals to -3. इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं. जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x plus 2x equals to -3, और ये +3 है, ये भी वहाँ जाके क्या बन जाएगा, -3. यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 3x is equal to -6, which will give us the value of x. x is equal to -6 divided by 3, that will be -2. ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई. हमारा सॉल्यूशन हुआ नहीं. सॉल्यूशन कब होगा, जब x की और y की दोनों की वैल्यू मिल जाएगी. अब ये जो x की वैल्यू मिली इसको दोबारा उठा के हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पुट x इक्वल टू -2 in 1. 1 में हमें क्या मिला था, y इज इक्वल टू 2x plus 3. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 times of x, यानी 2 times of -2 plus 3. That will give you -4 plus 3. Answer will be -1. Therefore, x, y is equal to -2, -1. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2, y plus 4 is equal to 3x, 2y minus 6x equals to -8. सेकेंड इक्वेशन में से 2 कॉमन आता है, कॉमन निकाल देते हैं. हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, y minus 3x is equal to -4. और फर्स्ट इक्वेशन में से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं. y को आइसोलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y is equal to 3x -4. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू जो y की वैल्यू है उसको हम सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. हमें क्या मिल जाएगा, 3x -4 -3x is equal to -4. -4 they will get cancelled out. ये -4 जब LHS में जाएगा +4 बन जाएगा. -4 + 4 will be 0. 3x -3x that will also be 0. तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिल गया, 0 = 0, यानी LHS = RHS. अगर कभी भी हमें LHS और RHS इक्वल मिल जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं.
6x minus 3y equals to minus 9, minus 2x plus y is equal to 5. फर्स्ट इक्वेशन में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे 3 कॉमन आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2x minus y is equal to minus 3. सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी रिड्यूस्ड है. अब मैं एक काम करती हूँ, इसमें मैं सेकेंड इक्वेशन में से y को आइसोलेट कर लेती हूँ. तो y is equal to 5 plus 2x. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इन वन इक्वेशन. तो हमें क्या मिल जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 2x इक्वल टू माइनस 3. सॉल्व कीजिए. 2x माइनस 5 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3. 2x माइनस 2x विल गेट कैंसल्ड आउट. क्या बचा माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3. इज इट पॉसिबल? नो, माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3. हमें दो ऐसी वैल्यूज मिली LHS और RHS की जो इक्वल नहीं है, यानी हमें क्या मिला LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो इस टाइप की इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन. हम बोल देंगे दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. आप सॉल्व करेंगे, आपको यूनिक एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू मिल जाती है, तो यूनिक सॉल्यूशन जो x और y की वैल्यू मिली उसका ऑर्डर पेयर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. अगर आप सॉल्व करते हैं और LHS RHS में वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाते हैं और नंबर्स ही बचते हैं और LHS इक्वल टू RHS आता है, तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. अगर आप सॉल्व करते हैं और आपका LHS और RHS में केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज बचती हैं, वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज नॉट इक्वल होती हैं, तो फिर देयर विल बी नो सॉल्यूशन. ओके, ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप, इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. उसको आइसोलेट करके उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल. और जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली वेरिएबल की, उसमें वापस सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है. सब्स्टिट्यूशन किस में करना है? दूसरी इक्वेशन में. मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट करूंगी. अगर फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जो वैल्यू वेरिएबल की निकाली उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल बन जाएगी. उसमें से वन वेरिएबल की वैल्यू निकालो और जहां पे फर्स्ट वेरिएबल की आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी थी इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल, वहां पे सब्स्टिट्यूट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड. Let's move on to our next topic, elimination method, या फिर इसका दूसरा नाम है equating the coefficients method. Elimination वर्ड से ही हमें समझ में आता है. Elimination का क्या मतलब है? Eliminate कर देना, निकाल देना. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन दी होगी उसमें से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट कर देना है. दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को हमें निकाल देना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद उनको रिमूव करेंगे. एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि हमें और क्लियरली समझ में आए. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखिए, 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. इसमें y के कोफिशिएंट्स को देखिए, दोनों में y का कोफिशिएंट कौन है 4 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कौन है 4. ठीक है, इसके साइन को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, केवल उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम देखते हैं. तो 4 और 4 दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए. अब हम देखते हैं उनके साइन. तो फर्स्ट इक्वेशन में इट इज -4, सेकेंड इक्वेशन में इट इज +4. अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y माइनस 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 8 माइनस 24. तो प्लस 4y माइनस 4y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो मेरा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया ना. ठीक है, तो हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस का नाम दे देंगे, नंबर 1, नंबर 2. फिर हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, LHS में आपको मिल जाएगा 8x इक्वल्स टू RHS में मिल जाएगा 8 माइनस 24, दैट विल बी माइनस 16. फ्रॉम हियर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू -2. अब ये जो x की वैल्यू मिली इसको फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जिसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी. पुट x इक्वल टू -2 इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं. तो 3 इंटू -2 विल बी -6 माइनस 4y इज इक्वल टू
8। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -4y इज इक्वल टू 8 + 6 दैट विल बी 14 एंड फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू -7/2। तो देयरफॉर हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल गया, x, y इज इक्वल टू -2, -7/2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, -6x + 5y इक्वल टू 22, 2x + 3y इक्वल टू 2। इसमें कोई भी एक कोफिशिएंट हमें इक्वल नहीं दिख रहा, x का कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है, y के कोफिशिएंट्स भी इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल बनाने पड़ेंगे। इक्वल हम कैसे बनाएंगे, x के कोफिशिएंट्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में इट इज -6 एंड सेकेंड इक्वेशन में इट इज 2, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो अगर 2 के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मैं केवल एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, मुझे पूरे की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1, सेकेंड इक्वेशन को नाम दे देते हैं 2। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 3। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6x + 3 × 3 = 9y इक्वल्स टू 2 × 3 = 6। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब जब हम थर्ड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो x के कोफिशिएंट्स उनमें इक्वल हो गए। अब हम देखें उनका साइन, तो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में इट इज़ -6 एंड सेकेंड इक्वेशन में इट इज़ +6। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो +6 और -6 विल गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 3, 1 और 3 को किया, 6x विल गेट कैंसल्ड आउट, 5y + 9y दैट विल बी 14y इज इक्वल टू 22 + 6 दैट विल बी 28। फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 2, y की वैल्यू मिल गई। किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y यानी 3 टाइम्स ऑफ 2, 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू -4 दैट विल गिव अस x इज इक्वल टू -2। तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन का ऑर्डर पेयर x, y विल बी -2, -2। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक 2x + 5y इक्वल्स टू 8, 3x + 2y इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे ना तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, ना ही y के कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल हैं। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड के x के कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे x वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं। ठीक है, और अगर आपको y कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो आप y वाले वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दो। मैं क्या करूंगी, इसको नाम दे देती हूँ 1, इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड 2 by 2। फर्स्ट इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्टिंग इक्वेशन आएगा, 3 × 2 = 6x + 3 × 5 = 15y इक्वल्स टू 3 × 8 = 24। सेकेंड इक्वेशन को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 × 3 = 6x + 2 × 2 = 4y इक्वल्स टू 2 × 5 = 10। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, लेकिन उनके साइन भी सेम है। हमें एलिमिनेट करना है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हमारे साइन डिफरेंट होते थे तो हम ऐड कर देते थे तो 0 हो जाता था, लेकिन अगर यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास 12x और 19y एक नई इक्वेशन बन जाएगी, उसमें भी 2 वेरिएबल होंगे, तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर देंगे। थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6x + 5y - 6x - 4y, 6x will get cancelled out, 15y - 4y will give us 11y और 24 - 10 will give us 14। From here हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 14/11, ये हमें y मिल गया।
अब ये आप किसी भी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2x + 5y = 8, तो 2x + 5y 5 टाइम्स ऑफ 14/11 = 8। इसको आगे सॉल्व कर लेते तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x = 8 - 70/11। एलसीएम ले लीजिए, 88 - 70, एलसीएम लेगी तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। 88 - 70 विल बी 18/11। तो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ x = 9/11। तो इसलिए हमारा ऑर्डर्ड पेयर x, y विल बी इक्वल टू 9/11, 14/11। सो दिस वॉज अवर एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड में हमने क्या सीखा, हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस के किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देना है। या तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। समटाइम्स हमें इक्वल दिया भी होता है, समटाइम्स हमें इक्वल नहीं दिया होता, तो हम मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं। मल्टीप्लाई करते टाइम पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, LHS भी मल्टीप्लाई होगा, RHS भी मल्टीप्लाई होगा। अगर रिजल्टिंग इक्वेशंस में जो हमारे इक्वेटेड कोफिशिएंट हैं उनके सिंबल्स सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। दोनों नेगेटिव हैं तो भी हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर रिजल्टिंग इक्वेशंस में साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और वन वेरिएबल की हमें एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगी और हम उसे फिर सॉल्व करके अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कभी भी अगर हमें यूज़ करना है तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इक्वल टू 0। RHS में हमारे पास हमेशा 0 होना चाहिए। अगर RHS में 0 नहीं है तो फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, RHS में 0 लाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 1/a1b2 - a2b1। a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सब हमारे कोफिशिएंट्स हैं। a1, b1 और c1 ये कोफिशिएंट्स है फर्स्ट इक्वेशन के। a2, b2 एंड c2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ताकि हमें और क्लियरली समझ में आए। 2x + 3y = 46, 3x + 5y = 74। ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस को कन्वर्ट करने पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी LHS में सारी वैल्यूज होनी चाहिए और RHS में हमारे पास क्या होना चाहिए, ओनली 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y - 46 = 0, 3x + 5y - 74 = 0। अब हम क्या करेंगे, a1, a2, b1, b2, c1, c2 सारे कोफिशिएंट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। a1 = 2, b1 = coefficient of y in the first equation, that is 3, and c1 = constant in the first equation, that is -46। a2 x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 3, y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 5 will be b2 and the constant in the second equation -74 is equal to c2। हमने ये सारे नोट डाउन कर लिए। Now we will write our formula और अब सारी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। b1 की जगह पे हमने रख दिया 3, c2 -74 -b2 5 into c1 that is -46 equals to y/c1 -46 into a2 3 minus c2 -74 into a1 that is 2 equals to 1/a1 that is 2 into b2 5 minus a2 that is 3 into b1 that is 3 again। फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, x/-222 plus 230 minus into minus gave us +230 -46 into 3 -138 plus 74 into 2 that will be
148, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इसलिए प्लस 148 आएगा। 5 2 ज़ा 10 माइनस 9। आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे x अपॉन 8 इक्वल्स टू y अपॉन 10 इक्वल्स टू 1/1। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट टू जो फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेयर करें तो दोनों में अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एक में x है एक में y है, तो हमें आंसर नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को लास्ट के साथ कंपेयर करेंगे और सेकंड को भी लास्ट के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, फुल एक वैल्यू है कि उसका आंसर हमें 1 पता है। तो यहाँ से हमें आ जाएगा x अपॉन 8 इक्वल टू 1, y अपॉन 10 इक्वल टू 1, विच विल गिव अस x इक्वल्स टू 8, y इक्वल टू 10, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 8, 10। हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। केवल हमें एक फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, सिंगल चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं दे मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सारी वैल्यूज़ हमारी LHS में होनी चाहिए, RHS मस्ट बी 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में सारा सब्स्टिट्यूशन करके आप सॉल्व कीजिए। जब फ्रैक्शंस रिड्यूस हो जाती हैं, सिंप्लीफाई हो जाती हैं, इस फॉर्म में आ जाती हैं, जैसे कि x अपॉन 8 प्लस इक्वल्स टू y अपॉन 10 इक्वल्स टू 1/1, तब आप फर्स्ट फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन को कंपेयर कीजिए, उससे x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेकेंड फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, उससे y की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे शॉर्ट और सिंपलेस्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। These are few practice questions. So students, आज हमने सीखा 4 methods to solve pair of linear equation: graphical, substitution, elimination and cross multiplication. Plus हमने सीखा consistent and inconsistent pair of linear equations. रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट से हम कैसे पता लगाते हैं कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, उसका हमने स्टडी किया। That is all for today's video. In the next video, we will be discussing word problems based on the pair of linear equation. किस तरह से word problems में हम statement से algebraic form में आते हैं, हम वो सीखेंगे, plus उनका solution देखेंगे। So students, see you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.